सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। जिस तरह से अभी सिचुएशन जारी है, हम देख रहे हैं कि रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर बाद अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि शवाल का चांद नजर आया या नहीं, कल ईद होगी या नहीं होगी। एक्सपेक्टेडली कहा यह जा रहा है कि कल ईद हो जाएगी, तो आज हम एक तरह से चांद रात भी सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा जी, अब खबरों की तरफ चलते हैं। आज क्या क्या हैपनिंग्स हुई। आज जिस तरह से हमने देखा कि सेनेट के 41 नौ मुंतखब अरकान ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। हैरानकुन तौर पर फैसल वाडा और मौलाना अब्दुल वासी ने हल्फ नहीं उठाया, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला अनअपोज्ड चेयरमैन और सैयदाल खान डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। सैयदाल खान का ताल्लुक मैं बताती चलूँ यहाँ से PMLN से। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ना होने के सबब ईवान बाला में फिलहाल सूबे की कोई नुमाइंदगी नहीं है। इस मौके पर हमने देखा कि सेनेट इजलास का आगाज होते ही तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी भी की गई। PTI के अली जफर ने कहा कि जब तक KP के सेनेटर नहीं आ जाते इस इजलास को मुलतवी किया जाए। PTI ने सेनेट इंतखाब का बॉयकॉट भी किया, जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रद्द-ए-अमल में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी कुदरती आफत की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, बल्कि 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ नहीं लिया गया। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने हल्फ बर्दारी तक सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये वफाकी वज़ीर कानून कह रहे हैं यहाँ पर। तो सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ की एहतजाज और बॉयकॉट की हिकमत अमली दुरुस्त है और उनका स्टांस इस मौके पर दुरुस्त है, और इस बॉयकॉट का उन्हें क्या किस हद तक फ़ायदा हुआ है, जबकि इजलास तो शेड्यूल के मुताबिक हुआ और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी हो चुका है। तो नुकसान किसका हुआ, ये अपने पैनलिस्ट की जानिब सवाल लेकर चलते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर दानिश हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये इजलास भी हो गया, इस इंतखाब भी हो गया और सिचुएशन जो अभी हम देख रहे हैं, एहतशाम साहब से हम रिकनेक्ट कर लेते हैं। शहजादा साहब, आपकी जानिब आ जाती हूँ। सर, ये इंतखाब तो हो चुका है, सारी सिचुएशन हमारे सामने है। PTI का स्टांस ठीक है, वो कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस तरह से उनकी जानिब से कहा गया है कि सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है, हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होती है, ये नहीं हो सकता कि इस बराबरी की नफ़ी की जाए। तो वो कह रहे हैं कि नुकसान विफाक का होगा अगर यहाँ से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन KP को निकाल के चूज़ हुए। देखें, अगर उनका स्टांस जो भी है, लेकिन अदालत ने क्या फ़ैसला दिया था, बुनियाद है वो उन रिज़र्व सीट्स की जिस पे PTI उनको CT, मतलब उनका स्टांस ये है कि वो हल्फ नहीं, हम उनको हल्फ उनसे लेंगे नहीं। स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हैं, हम इनसे हल्फ नहीं लेंगे, ये गलत इनको दिया गया, ये सीटें हमारी थी। जब कोर्ट फैसला कर चुकी है तो फिर आप या तो कोर्ट के फैसले को माने, अगर कोर्ट के फैसले को आपने नहीं माना है, अपीलेट एक अथॉरिटी है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आपने नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी कि आप नज़रसानी कर दें इस पर। जब उस पर वो नहीं है तो उस पर अभी आज इस मौके पर के असम्बली का जो है उसका सेनेट के इलेक्शन का हम बाइकाट कर देंगे, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो है इंतखाब का, मेरे ख्याल उसमें कोई वज़न नहीं है। या तो वो ये कह देते कि अदालत का फ़ैसला आने दें, हमने नज़रसानी की अपील कराई हुई है, आप इसको 2 दिन 4 दिन मौखिर कर दें, हम चले जाते हैं। दोबारा नज़रसानी की जो दरख्वास्त दी है उनको हम कहते हैं कि आप जल्दी सुन लें, क्योंकि इलेक्शन हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो है पोस्टपोन कर दिया 2 दिन। आप कहते हैं कि नहीं, ये इसका नहीं है क्योंकि वो सेनेट वहाँ के से नहीं आए। भाई, सेनेट किस बुनियाद, सेनेट के इलेक्शन के खैबर पख्तूनख्वा में किस बुनियाद पर जो है वो पोस्टपोन हुए, उस चीज़ को देखा जाए। तो मुझे तो नुकसान देखें उनका अपना ही रहा है। अगर शुरू से अब तक देखें, ये मैं नहीं कह रहा, आप मीडिया में जितने संजीदा लोग हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें आपने आगे बढ़ना है, आपका लड़ना भी आपने है, एहतजाज भी करना है, लेकिन एहतजाज और लड़ना इस तरीके से है जो पार्लिमानी दायरा है, एक पार्लिमानी नॉर्म्स हैं, उनके दरमियान आपने ये काम करना है, उस तरह करना है। तो मुझे कोई ज़्यादा उनके उसमें वज़न नज़र नहीं आता। जी
ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपको इसमें ज़्यादा वज़न दिखाई नहीं दे रहा। एहतशाम साहब, अभी आप किस तरह से सारे सिचुएशन को देख रहे हैं? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है इस इलेक्शन को, तो वहाँ से किस तरह का हुक्म आ सकता है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जब तक हाउस पूरा नहीं होता तो कैसे ये इंतखाब हो सकता है? आप समझते हैं कि ये किसी हद तक PTI के जो स्टांस है उसमें वज़न है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल आमना के उनके स्टांस में वज़न था और वज़न है। अगर होता तो वो डेफिनेटली इसको एंटरटेन करते। उन्होंने देखा ये हुक्म इम्तनाई जो उन्होंने शुएब शाहीन साहब ने मांगा था PTI के, वो नहीं दिया गया। वो पिटीशन उनकी एक्सेप्ट तो हो गई है कि ईद के बाद लगेगी, लेकिन कह जी इसको आप इलेक्शन को रोक दें, वो नहीं रोका उन्होंने। तो ज़ाहिर है ये सेटबैक तो उनके लिए है। देखिए, मुझे लगता है आमना कि ये आज सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होने के बाद और इससे पहले सारे सूबाई असम्बलियाँ प्लेस होने के बाद, सदर का इलेक्शन होने के बाद, आज जिस अंदाज से और ख़ास तौर पे आप देखते हैं सेनेट के इलेक्शन के आज के बाद तो एक कई दिनों से गैर फाल था ये अदारा सेनेट का, वो डिसफंक्शनल था, फंक्शनल हो गया। और ये सारी अब देखें एक किस्म का प्रोसेस, हाँ प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आज देख लें उसका एक लेकिन प्रोसेस भी तो उस तरह से कंप्लीट नहीं हुआ जो कि जिस तरह से आइन में लिखा गया है। वो प्रोसेस तो ऐसा हुआ ही नहीं। मैं आ रहा हूं उसी तरफ, अनप्रेसिडेंटेड है कि जिस तरह से ये इस बार इलेक्शन हुआ। देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ आमना। देखिए, 70,403 पॉइंट पे आज हमारी स्टॉक मार्केट जो है ना 100 टेक्सेस बंद हुआ है। तो ये भी एक मार्केट सेंटीमेंट है और ये जिस तरह गया आगे आपके सामने ही है। एक किस्म की आप देख लें कि गवर्नमेंट इन प्लेस होने के बाद सिचुएशन कहाँ से कहाँ चलेगी। अब देखें, ये बहस का पॉइंट है कि जी अब 98 मेंबर होने चाहिए थे, उसमें से 85 में इलेक्शन में हिस्सा लिया, 11 PTI के नहीं आ सके। अभी बहुत सारे फैसले आने भी हैं। आज हाउस में अली ज़फ़र साहब ने इसको कॉन्टेस्ट किया कि जी नहीं होना चाहिए था। उससे पहले इन हाउस की जो मीटिंग हुई, खबरें आ रही थी, अक़लियती में जो लोग थे उन्होंने कहा था इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, मेजॉरिटी ने कहा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक़लियती कह रही थी कि इस तरह मैदान खुला छोड़ेंगे उनके लिए ठीक नहीं है। तो देखें, ये मेरा नहीं ख्याल कि इनके लिए कोई इतना अच्छा उमन हुआ है। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो बाद में तय होंगी जाके क्या होता है। अब ये कि एक तरफ जिस तरह भी शहजाद जुल्फ़िकार बता रहे थे कि जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट ने KP के स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर को बुला लिया कि क्यों नहीं अफ लिया गया, आके हमें बताएं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से उनको रिलीफ मिला, उसके बाद उनकी चीज़ें ख़िलाफ़ गई। अब ये ग्रेटर क्वेश्चन है कि ये कैसे होगा। अब नहीं था, हाउस मुकम्मल नहीं था, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं था, इलेक्शन हो गया, ये बात की चीज़ें आएंगी। लेकिन एज़ वी स्पीक ये जिस तरह अंदाज से हुआ है, देखिए ना, पीपल्स पार्टी पर मैं एक पेज पे थे, तो आप देख लें अपने JUI वो कल तक पेज पे नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज से प्रोफेसर अपना गफूर हैदरी साहब को कल एक वफ़द जाके मिला पीपल्स पार्टी पे मिलन का, उसमें आपने आज़म नज़ीर तारड़ थे, नवीद कमर थे, शहरी रहमान थी, और उन्होंने उनका वोट में हिस्सा दिया। आज आपने देखा हाउस में कितनी खुशी का इज़हार कर रहे थे फजल रहमान साहब के भाई। तो बहुत से हवाले से तो चीज़ें इस लिहाज से तो ठीक है कि एक प्रोसेस तो आगे चल पड़ा। अब ये मायनी क्वेश्चन है, इस पर बहस होती रहेगी, हुआ या नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल आज के दिन तो ये बात तो तय हुई कि जो लोग कह रहे थे कि जी ये नहीं चलेगा, मामला मुश्किल होगा, वो भी आगे बड़े सवाल आएंगे। ना चलने वाले भी कि जी रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री कौन है, सियासत में कौन नहीं है। तो मेरा ख्याल बहुत सेफ एंड बेट के साथ हम ये कह सकते हैं कि आज के मरहले के बाद बहुत सारी चीज़ें तय हो गई, लेकिन अगेन एक क्वेश्चन भी फिर एक रेज हो चुका लगारी साहब कि ये इलेक्शन मुतनाज़ है। आप देखते हैं, आप समझ रहे हैं इलेक्शन मुतनाज़ है। दूसरा PTI की ये जो बॉयकॉट करना, किसको नुकसान हुआ है इससे? एक तो नुकसान PTI को ही हुआ है। PTI को ज़ाहिर है ये तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन तो अपना मंतखब करा नहीं सकते थे, जो भी सूरत हाल थी, जो भी हालात थे। और एक जो बता रहे हैं हमारे सीनियर दोस्त बता रहे हैं कि कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था, उसके मुताबिक हरफुट वाले थे और आपका वो भी पड़ा रहता, और अगर वो उसका रिवर्सल होता तो बहुत कुछ रिवर्सल होता। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि चीज़ों का रिवर्सल हो सके। पहले बात यह है कि एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक सीरीज़ है, ये आज से नहीं है। मतलब ये कई बरसों का अमल है जिसमें हमेशा आइन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। 9 अप्रैल को सबसे ज़्यादा आइन को एब्रोगेट किया गया, सबवर्ट किया गया, अबाइंसमेंट किया गया और आइन को बाकायदा तोड़ा गया था। जब एक 2 साल हो गए उस वक्त के वज़ीर कानून ने जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर एक आर्टिकल 5 को पढ़ा और कहा कि जनाब आइन पर वो होता है जो आइन की हर हालत में उस पर तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और फिर अगले ही लम्हे में डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने अमल कर दिया और उसको एब्रिगेशन को और ज़्यादा कंफर्म कर दिया जब उन्होंने आर्टिकल 6 लगा दिया और तारीख़ अदम एतमाद को उठाकर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि जी ये मैं इसको मुस्तरद कर रहा हूँ, वो नहीं कर सकते थे।
वो आईनी एक अमल था, वो बाकायदा वोटिंग में जाना था, वो वोटिंग में नहीं गए थे। यहाँ से जो है बहुत बड़ा एब्रोगेशन शुरू हुआ था और जो लगातार उसके बाद उनकी तरफ से ये अमल होता रहा। उन्होंने हाउस में बैठना चाहिए था, नहीं बैठे। उनने हाउस में अपोजिशन करनी चाहिए थी, ये आइन का एब्रोगेशन ही था, लेकिन उनकी सियासी गलतियाँ थी, उन्होंने नहीं किया। फिर आगे अपनी हुकूमतें तोड़ी, वो सियासी गलतियाँ थी। इस तरह से उनसे भी आइन की खिलाफ वर्जी होती रही और जो सिस्टम जो है वो भी आइन की खिलाफ वर्जियाँ करता रहा है, लगातार होती रही, उनकी तरफ से भी होती रही हैं। और आज फिर हुआ है कि जनाब उन्हें इस अमल का हिस्सा बनना चाहिए था। मैं कहता हूँ कि प्रोसेस को जब आप छोड़ते हैं तो फिर आप अपने लिए भी मसाइल पैदा करते हैं और सिस्टम के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। अब सिस्टम से और आप ज़्यादा दूर हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि हालात उनके लिए बेहतर हो रहे हैं। PTI के बानी चेयरमैन के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनके जो अहबाब हैं वो भी इस बात को रियलाइज़ करें कि जी लगारी साहब, नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि उन्हें भी रियलाइज़ करना चाहिए, उन्हें हाउस में आना चाहिए था, बैठना चाहिए था, बाइकाट नहीं करना चाहिए था, और या इंतज़ार कर लेते कि कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, तब उसके बाद फिर उठाया जा सकता था मामला। उनके मैं ये ऐड करना चाह रही थी लगारी साहब कि हम इनके जो रिलीफ से मुतालिक मामला हैं ये हमारे अगले स्टोरी का हिस्सा भी हैं, तो ज़रूर इस पर डिस्कशन होगी। डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं। डॉक्टर साहब, आज के इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI को तो ये कह रही है कि वो ये इलेक्शन फार्स इलेक्शन है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब, चूँकि हाउस पूरा नहीं था, ये उड़ जाएगा, ये इलेक्शन जो है डिसमिस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, आइन सबसे मुकद्दम है। वैसे तो जो इदारे चलते हैं, बोलने दीजिएगा मुझे, आपके क्वेश्चंस को जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसका सही सिलसिला बाहर जाना चाहिए। इधर उधर की बातें तो बहुत होती रहती हैं। अदालती फैसले 62(1)(f) में तायात नाइली दी गई 5 सुप्रीम कोर्ट के जज ने, मुत्तफका फैसला 12 जज ने उड़ा दिया कि नहीं, आइन में ऐसा है ही नहीं। तो जो चीज़ आइन में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे दे तो क्या वो सही है, या हाई कोर्ट दे दे? आइन में ये है ही नहीं कि आप रिजर्व सीट जो है वो किसी और को दे दें, किसी और सियासी जमात को दे दें, तो वो उनका स्टांस है। अच्छा, अब मसला है कि थोड़ा सा इस पर आ जाइए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी कौमी असम्बली का इजलास हाउस मुकम्मल है, जनाब करा दो, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, वजीर आजम का करा दिया, हो गया। उसके बाद आ जाइए KPK में, वहाँ कहते हैं जी रिजर्व सीट नहीं है तो हाउस मुकम्मल नहीं है, वहाँ सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा। 2 मुतज़ाद चीज़। और फिर आप आ जाइए सेनेट में, आप कहते हैं कि सेनेट जो है वो इलेक्शन करा दिया आपने, जबकि सेनेट मुकम्मल कहाँ है? सेनेट इज सिंबल ऑफ फेडरेशन, दैट्स वाई सीट ऑफ ऑल प्रोविंसेस, इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर आल्सो इक्वल। मैं नहीं कह रहा, आफ्टर ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड आर्टिकल 60 बोल रहा है। मैं अपनी तरफ से जो चाहूँ बोल दूं, मेरी राय है, मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ। भैया आइन का आर्टिकल क्या कह रहा है? 60, आफ्टर ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, ड्यूली का लफ्ज उसके मायने आना चाहिए सबको। उसके बाद ये है कि आप इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कराएं। अब मुझे बताइए कि हाउस कहाँ कंप्लीट है? सेनेट फेडरेशन को रिस्पॉन्सिबल करता है, आप तोड़ रहे हैं सेनेट, आप फेडरेशन को तोड़ रहे हैं। आप सेनेट जो कि चारों सूबों की नुमाइंदगी कर रहा है उसको तोड़ रहे हैं। आपका आर्टिकल 59 कॉन्स्टिट्यूट करता है किस तरह सेनेट बन रहा है, आप उसे तोड़े, आप सेनेट को तोड़े, 60 को तोड़े। सवाल ये पैदा होता है कि जब KPK वो सही है या गलत है, उसका फैसला गया, गलत फैसला आया, वो फिर गए हैं, उसका जब तक फैसला नहीं आता है आपका सेनेट मुकम्मल नहीं है। आपने इलेक्शन KPK में सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं कराया कि रिजर्व सीट पे वहाँ हलफ नहीं लिया गया तो वो मुकम्मल नहीं है, तो फिर कौमी असम्बली में कैसे मुकम्मल था? अब सेनेट कैसे मुकम्मल है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खुदा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, आइन पढ़ें। पार्लियामेंट चलती है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे, बिजनेस पे पता नहीं, ये बड़े सफात हैं, पढ़ना चाहिए लोगों को। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। 280 आर्टिकल है। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमें आइन और कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 280 आर्टिकल है और उसमें आर्टिकल 60 है जो क्या कह रहा है, वो पढ़ देना चाहिए। इसी तरह 59 आर्टिकल है, क्या कह रहा है, हमें पढ़ लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि मेरी राय मुकद्दम है
अदालती फैसला या कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। यकीनन जब भी ये किसी अहम जगह पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जिस तरह 62(1)(f) का हशर हुआ है, इसका हशर भी वही होगा। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपका भी सवाल सामने आ चुका है। एक और इसमें आज हमने देखा कि हुमायूं मोहम्मद साहब, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, उन्होंने इसहाक डार साहब को ये जो आज सेनेट का सेशन था प्रिजाइड करने पर तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने भी अपनी ऑब्जेक्शन यहाँ पे कहा है। उन्होंने कहा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड बी समवन हु वाज ऑलरेडी अ सेनेटर, लेकिन जहाँ पर इसहाक डार साहब टेक्नोक्रेट की सीट से इस्लामाबाद पे से उन्होंने इस बार इलेक्शन जो है वो वन किया था। तो जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पर नज़र दौड़ाएंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि पीटीआई के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने एक तहलका खेज दावा ये किया कि बहुत जल्द लंदन से नवाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो नून लीग के लिए खुदकुश हमला साबित होगी। नवाज शरीफ लंदन से खुशी खुशी वापस आए थे कि मैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनूंगा, मगर उनके साथ धोखा हो गया। फिर नून लीग के साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने भी अलहदा सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने ये जो अभी हमने देखा है कि शहरियार आफरीदी उनके इस दावे का रद्द-ए-अमल भी दिया। प्रोग्राम में बैठे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक इशारा करें तो हम हुकूमत तहलील कर देंगे। अब इस तमाम तर सूरत हाल पे इस मामले पर इस सवाल ये कि एक तो इंतखाबात में पाकिस्तान के गरीब आवाम का पैसा लगता है, तो क्या सियासतदान वज़रा या मुशीरान बयान देने से पहले ये नहीं सोचते कि असम्बलियाँ तहलील करना इतना ही आसान है? हमारे यहाँ सियासत किसी एक शख्स के गिर्द ही क्यों घूमती है कि किसी के एक इशारे पर हुकूमत ख़त्म कर दी जाए? ये सवाल का जवाब लूँगी। एहतशाम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। सब पहले किस तरह से देख रहे हैं, एक तो ये जो दावा कर रहे हैं शहरियार साहब, वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब इतने मायूस हैं कि वो बहुत जल्द जो लावा बना हुआ है वो फट जाएगा? क्योंकि एक हम ये भी देख रहे हैं ना कि वो उम्रा पे सब गए लेकिन उनको लेकर नहीं गए। पहले अनाउंसमेंट सामने आई कि वो उम्रा की अदायगी के लिए जाएंगे, फिर वहाँ से लंदन उन्होंने चेकअप के लिए जाना है, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन हमें दिखाई नहीं दे रही है। खामोशी है, एक तवील खामोशी। देखिए, दो चीज़ें हैं बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं। आमना, ये जो सवाल है नवाज साहब के बारे में, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, बहुत सारे लोग कहते भी हैं क्या हुआ। ख़ास तौर पे उनकी अपनी सीट के बारे में ये बातें आ रही हैं, 130 वो कि जी वो शायद जीत नहीं पाए थे, जितवाए गए, और फिर उनके पार्टी के और बड़े लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो बहस अपार्ट। अब इस सवाल है कि इस वक्त शहरियार आफरीदी प्रोवोकेशन क्या थी। देखिए, उन पर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। जहाँ जाते हैं उनसे कहा जाता है कि जी राना सनाउल्लाह कि आपके ऊपर आपने 20 किलो हेरोइन का मुकदमा दर्ज किया। वो मैंने 3-4 उनके प्रोग्राम ऊपर नीचे देखे हैं जिसमें वो बार बार कहते हैं, मैं कुरान पे हल्फ उठा के कहता हूँ फ़लाँ को बुलाओ, फ़लाँ को बुलाओ, ये था, गलत था। देखिए, अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वो पार्टी के अंदर जो शुरू हो चुका है पीटीआई के अंदर, वो आप देख लें। एक तरफ वो कह रहे हैं मैं सबको नंगा करूँगा, सबको मैं इकट्ठा करूँगा जिन्होंने ये किया है, और फिर पार्टी के एक पॉलिटिकल विंग है और एक उनका लॉयर विंग है, उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। फिर ये नवाज साहब की जो बात है, देखें हम ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसने डिसकंट्रोल फ्रस्ट्रेटेड नवाज शरीफ हो सकते हैं, कोई नहीं है। अब ज़ाहिर है चौथी मरतबा उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना था, सारी चीज़ें इन प्लेस थी, आए, सब कुछ हुआ, नहीं हो सका, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली। अब उसके बाद उनका इस स्टेक में, इस जो मौजूदा जो सियासी निज़ाम है उनमें कितना उनका इंटरेस्ट हो सकता है। पहली तो बात यह है कि वो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया अपने ख्याल में, अपनी बेटी को 12 करोड़ सूबे का चीफ मिनिस्टर बना दिया। रैपर वो बने हुए हैं, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। एक उनका ख़ास मोतमद ख़ास परवेज़ रशीद साहब साय की तरह लगा रहता है मरियम के साथ, जो उनको एडवाइस करता है क्या करना क्या नहीं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि वो जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। अब देखें, इलाज के लिए भी जा सकते हैं, उनके दोनों साहबजादे हैं, और फिर ये कि यहाँ पे उनके लिए फॉर द टाइम बीइंग तो परेशानी तो है। अभी राना सनाउल्लाह उनके साथ खड़े हैं, उसके इसी साथ ही अपना क्या कहते हैं मियाँ जावेद लतीफ़ उनके घुमा के बयानात ऐसे देते हैं कि उनके साथ हाथ हो गया, धोखा किया गया। वो अपनी लीडरशिप के भी हम देखते हैं एतराज़ात उठा रहे होते हैं। लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि जी इलेक्शन हो गया, अब यह है कि जी क्या ये 2-4-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो आमना नहीं ख़त्म होगा। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट जो पीछे खड़ी है, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आपका क्या ख्याल है, वो चाहेंगे कि जी इलेक्शन होने के बाद जिस हुकूमत को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो एकदम से चली जाए? हाँ, अनलेस के जिसी अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि बानी पीटीआई के साथ उनके मामला तय हों, जो कि नहीं हो रहे। उन्होंने देखे बानी पीटीआई ने
चंद दिन पहले बयान दिया था कि जी मैं तो मिलना चाहता हूं और मैं क्यों नहीं इनसे मिलना चाहूँगा। उसके बाद से देखें फिर उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया और फिर टायराट खोल दिया कि जी सब कुछ किया गया तो वो आर्मी चीफ का जिम्मेदार होगा। तो मेरा ख्याल है ये सियासी माइलेज लेने की सारे कोशिश कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का अपना जाती तो एक सेटबैक है, लेकिन उनकी पार्टी के लिए या कोलिशन के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है अनलेस के ग्रेटर आप देख रहे कि पीटीआई के साथ मामला तय हो जाए। मुझे नहीं लगता कुछ सिस्टम हटाएगा इनको। पीएमएलएन के देखें तो पीएमएलएन के जो पुराने लोग हैं डॉक्टर साहब वो बड़े अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी हुकूमती उमूर की गहरी उनको समझ बूझ नहीं है, यानी उनका एक ट्रस्ट डेफिसिट है शहबाज शरीफ साहब को लेके। फिर वो ये कह रहे हैं कि नवाज उन्होंने ये बात की है कि मुआशी उमूर में एक खिचड़ी सी पक रही है और ये बहुत बड़ी गलती थी पीएमएलएन की गवर्नमेंट लेना, एक्सेप्ट करना। तो वो हो गए, शायद खाकान अब्बासी साहब हो गए, खैर वो तो अपनी एक पार्टी बना चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब वो बातें कर रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब बातें कर रहे हैं, मियाँ साहब खामोश हैं। इस सिचुएशन बन क्या रही है पीएमएलएन में? देखिए, आपने जो सवाल किया हमें ज़्यादा क्वेश्चन पे ही रहना चाहिए, हम क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में शहरियार आफरीदी साहब ने कहा, ठीक है, वो अपोजिट के एक लीडर हैं और वो अगर कह रहे हैं तो उनकी बात को इतनी इम्पोर्टेंट शायद ना मिले, क्योंकि जाहिर है सियासी जमातें एक दूसरे के लिए कहा जाता है। आपने सुना होगा शेख रशीद साहब कहते थे कि शीन नून से निकलने वाली है, शीन पेशन गोइयां करते थे, लेकिन अब देखने में आया कि पूरी की पूरी नून शीन से निकाल दिया गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी बातचीत पीएमएलएन के अहम तरीन लोगों से होती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन ज़राए से आपके ताल्लुक़ हैं, तो आप पूरी बहुत अच्छी तरह बिल्कुल बाखबर हैं कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं। देखिए, वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ साहब का है, इसमें कोई शक नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन से जब प्रोटोकॉल देकर यहाँ लाया गया था तो यही कहा गया था कि उनको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। ये बात भी तय थी कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी, किसी को सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। चुनांचे ये कहना है कि जी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं, ये तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी स्टेटमेंट में कह चुके हैं और आपको लाहौर के जलसे में कह चुके हैं कि सबको लेके चलेंगे, हुकूमत में सबको शामिल किया जाएगा। तो चुनांचे मखलूत हुकूमत का क्लियरेंस तो वहीं से मौजूद था। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को नवाज दो और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना दो, ये सारी चीज़ें सुनी गई। शहबाज शरीफ ने आवाज़ लगाई, पूरी पीएमएलएन ने आवाज़ है। पीएमएलएन का एक बहुत बड़ा तबका जो आज भी मिनिस्ट्री में है और कल भी 16 महीने की मिनिस्ट्री में थे, जिसमें अहम तरीन लोग हैं जिनसे मेरी भी बात हुई है, वो मेरे नाम है मेरे पास, कि वो कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना आए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आ जाए। तो मैं उनसे पूछता था कि क्या वजूहत है, कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होगी, हम इस पोजीशन पे नहीं हैं कि अब हम जेल। तो मुनासिब ये कि शहबाज शरीफ साहब आएँ, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट से 30 साल पुराने ताल्लुकात हैं। अब सवाल ये है, मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं, डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, ये कहते थे। चले, अच्छा, आपने बड़ा अच्छा वो याद दिला दिया, आंख का तारा है। तो अब आप ये बताइए कि पीएमएलएन की एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है और 16 महीने की हुकूमत का हिस्सा था, वो अलग ऐलान कहता है, कभी कोई चैलेंज करेगा तो मैं तो नाम भी कोट कर दूंगा ना, कि ये लोग थे और ये इन्होंने कहा है कि हमें शहबाज शरीफ चाहिए, नवाज शरीफ नहीं चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा चाहिए। नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ पीएमएलएन के लीडर, एक कायद थे, इनके साथ किस किस ने धोखा किया ये नवाज शरीफ यकीनन किसी दिन फटेंगे। आप उनके करीब तरीन लोगों को अगर जानते हैं या किसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपकी बात हुई है, क्योंकि हमारी भी होती है, तो कहीं अगर आपकी बात हुई है तो आपको ये रास्ता बहुत आसानी से मिल जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ वाकई बहुत बुरा किया गया है और ये चीज़ें पूरी प्लांटेड था कि मियाँ साहब का वोट बैंक हासिल करने के लिए। लेकिन लगारे साहब, मैं ये समझने की कोशिश करी धोखा किस तरह से हुआ। वो आए, उनके केसेस माफ़ हो गए, उनकी साहबजादी को सीएमशिप दे दी, 2 के उस तरह से मैंडेट पे जो क्वेश्चन हर पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं कि ये मैंडेट मिला नहीं है, लेकिन फिर भी वो सीएमशिप उनको मिल गई। तो मियाँ साहब खामोश भी हैं, यहाँ बैठे हैं, वो बोल सकते हैं अगर वो बोलना चाहते हैं। किस तरह से सारी सिचुएशन को आप देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं? एक तो ये कि ये तासुर
नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे ज़्यादा महंगा साबित हुआ है कि वो डील करके आए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट से सहूलतें लेकर इक़्तिदार की तरफ जा रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा महंगा, इसलिए कि जो इसके रिवर्स बयानिया चल रहा था और जो पॉपुलर बयानिया था वो वोट को इज्जत, वो नहीं, उससे भी जो वो तो गुजर गया वोट को इज्जत देने वाला मामला तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद जो है वो बानी पीटीआई का जो बयानिया चल रहा था वो ज़्यादा उसका वज़न ज़्यादा था। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर बैठे हुए थे और ऐसा नहीं है, वो एक इंटेलिजेंस के आली दिमाग लोग उनके साथ बैठे हुए थे और वही उनको एक सारी की सारी लाइन बनाकर दे रहे थे, जिन्होंने इंस्टॉल किया था उनको, जिन्होंने उनको प्रमोट किया था, जो उनको लाए थे सियासत में, जो उनको सियासत में जहाँ उनकी परवरिश हुई है और जहाँ उनकी पर्दाख्त हुई है, जहाँ उनको आगे बढ़ाया गया और जिन शख्सियात ने आगे बढ़ाया वही उनके साथ बैठे हुए थे। और कभी वक्त आता है तो नाम भी ले लेंगे और सबको मालूम है उनके नाम जो हैं, वो 2-3 जो बड़े लगारी साहब, वो खुद लगारी साहब बानी पीटीआई लगारी साहब खुद कहते थे कि मेरी हुकूमत को तो एजेंसियों ने चलाया। वही लोग थे जो कभी एजेंसियों में थे और इनके सरप्रस्त बने हुए थे। इनके लिए उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया था उन्होंने। मुझे एक चीज़ का मालूम है कि कराची का जो जलसा पहला हुआ था उसके लिए फंडिंग कैसे हुई थी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें की गई थी, वो बहुत ज़्यादा हम उन तमाम चीज़ों से आगाह हैं। हमें हम तमाम चीज़ों का पता है कि क्या क्या होता रहा और किस तरह से मामला चलें, और वही उनको इस बयाने की तरफ लेकर आए थे कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयाना लें। और फिर ये जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी वाले लोग थे उन्होंने अपना एक बयाना बनाया हुआ था, वो सारा आप कौन चला रहा है ये भी तो देखें। अब कौन, अब वही हैं अब उनके साथ वही हैं और उन्होंने उनको ये बयानिया बनाकर दिया है और इस वजह से नवाज शरीफ साहब का बयानिया पिट गया। हम कह रहे थे कि जनाब आपको सजाएं गलत मिली हैं, लेकिन जिस तरह से आप रिलीफ ले रहे हैं ये आपके गले पड़ेगी। हमने ये इसी फोरम पर कहा था, हमने कहा था कि जनाब जिस तरह से आप ये रियायतें लेते जा रहे हैं, जिस तरह से आपको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी नहीं होता है। जिस तरह से आपको मिल रहा है ये आपके लिए महंगा सौदा है, वो महंगा साबित हुआ है और लोग समझ गए कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट का आदमी अब वो नहीं है, वो है। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी वो भी है और वो भी है, दोनों उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। अच्छा। और इस्टेब्लिशमेंट के आंखों का तारा हैं और सब हैं। आप ठीक है, आप कह रहे हैं तो सब हैं, मैं कह रहा हूँ सब आंखों का तारा है, वक्त के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, कभी एक को पीछे कर देते हैं, कभी एक को आगे कर देते हैं। ये चलिए जुल्फ़िकार साहब से उनका पूरे जो मामले पर एनालिसिस लेते हैं। जुल्फ़िकार साहब, आप कैसे एनालाइज करें सिचुएशन को, ख़ास तौर पे मियाँ साहब की खामोशी को आप क्या समझ रहे हैं कि अब ये खामोशी बरकरार रहेगी या ये वाकई आगे जाके फटने वाले? मियाँ साहब गुस्से में हैं कि उनके साथ धोखा हो गया। देखिए, मैं तो मियाँ साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मिला, मैंने कभी उनके साथ खुशगपियाँ नहीं की हैं, कभी उनके साथ बैठा नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि वो किस तरह आदमी हैं, लेकिन जितना उनके मुतालिक पढ़ते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हो सकता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ये एक ख़दशा था, ये ज़रूर ख़दशा था कि ये हमेशा लड़ाई करते हैं, ये शुरू में मामला तय हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये लड़ते हैं और ज़िद्दी आदमी हैं। और ये सब जानते हैं कि अगर कंपैरिजन कंपेयर किया जाए छोटे मियाँ को और बड़े मियाँ को, छोटे मियाँ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल हैं। और आर्मी चीफ़ की जो पहली मुलाकात थी जिसकी फुटेज जो है रिलीज़ भी हुई, बाहर आए पोर्च में उनको रिसीव किया उन्होंने, इस हद तक जो है बाकी जितने प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऑफिस के अंदर जो फुटेज रिलीज़ हुई उनके ऑफिस के अंदर की जो है उनके साथ मुलाकात, बहरहाल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी हुई है, ओपन सीक्रेट है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब बात आती है शहरयार अफरीदी की। शहरयार अफरीदी ज़ाहिर है अपोजिशन में है, वो दो बातें हो सकती हैं, मेरा तज्जिया है जी। एक बात तो ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह से बयानात उन्होंने दिए ताकि पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं और वो काफ़ी अंडर फायर थे तो वो ज़रा तवज्जो हट जाए उस तरह से। और दूसरा ये है कि चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाना,
खामखा में चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाना कि जी मैं बैठ के अभी इस टीवी पे कह दूं कि बड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बहुत तबीयत ख़राब रहती है नवाज़ शरीफ साहब की, बहुत ख़राब है, इमरान खान साहब जो हैं बहुत परेशान हैं, बेहोशी के आलम में, वैसे मैं कह दूं कि वो अपनी जगह, लेकिन ये पॉलिटिकल जुल्फ़िकार साहब देखें, उनके इस बयान को डिस्कशन का हिस्सा हम क्यों बना रहे हैं? एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि मियां साहब जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो ना उम्रे के लिए गए, ना जो लंदन के वो कह रहे थे कि उनका चेकअप एक ड्यू है, वो चेकअप के लिए जाएंगे, उनको लेकर नहीं गए। क्या सिचुएशन है? वो खामोश हैं, वो मंजर यहाँ पर नहीं आ रहे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। जी 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 जुल्फ़िकार नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ कि ये आपने उनके बयान को क्यों, बिल्कुल ये हमारा काम है, हम इसको तज्जिया करें, हम व्यूवर्स को बताएं, हमारे जो नॉलेज में है, मेरा जो तज्जिया है मैं व्यूवर्स को बताऊं कि क्यों है। ये बिल्कुल आपने ठीक किया, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये उनकी हो सकती है कि उनको कंट्रोवर्शियल बनाएं। बाकी नवाज़ शरीफ साहब के साथ जाहिर है ये हुआ, लेकिन मेरे नॉलेज में है उन लोगों से मेरी बात हुई जो लोग इस तमाम प्रोसेस के कहीं ना कहीं पर हिस्से रहे हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से बाहर। उनका बार बार जो है ये इसरार भी है कि चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई, चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं चीज़ों को, ये उनका कहना है कि जो चीज़ें हुई हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तमाम प्लान बनाया गया था कि नवाज शरीफ इतना मैंडेट इतना काटना है और इतना उनको देना है, ज़्यादा नहीं करना है और उनको बाहर करना है, ऐसा नहीं है। ये मेरा अपना ख्याल है। ठीक है जी, आपका इस हवाले से टेक आ गया। क्विकली हम एक और बढ़ते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि त्योहारों के मौके पर दुनिया भर में आवाम को रिलीफ दिया जाता है, डिस्काउंट सेल्स लगती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही होती है। एक तो पहले ही आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इस पर ईदी के तौर पर महंगी बिजली की नवीद सुना दी गई है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी या नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फ़ी यूनिट मजीद महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि इजाफी वसूली अप्रैल के बिल्स में की जाएगी। सवाल यहाँ पर ये हम जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है हर बार कि जब हम देखते हैं कि ऐसे त्यौहार आते हैं तो उसमें एक कोई झटका हमें लग जाता है। उसके अलावा वैसे भी हम देख रहे हैं कि हर चीज़ दुगनी महंगी हो जाती है। क्विकली चाहूँगी इस पर टेक अपने जितने भी पैनलिस्ट हैं लगारी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। देखिए जी, इनके पास IMF में गए हैं, IMF ने कुछ शराइत लगाई हैं, उन शराइत को इन्हें पूरा करना है और इस वजह से इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। बात यह है कि इन्होंने जो सौदे किए थे, और इन दोनों जो पार्टियां, इनसे ज़रूर पूछना चाहिए भाई आपने पाकिस्तान के बारे में सोचा था जब आप IPP के सौदे कर रहे थे और आप बिजली ले रहे थे, तो आपके पास तो इर्द गिर्द से बिजली की जो है वो थी, पेशकशें भी थीं। ईरान की हुकूमत के अहम लोगों ने कहा था और हम उस जगह मौजूद थे जब उन्होंने ये बात की थी कि हम 70,000 मेगावाट उस वक्त, यानी कि तकरीबन ये 10 साल पहले की बात, इससे भी ज़्यादा पहले की बात है, उन्होंने कहा हम 70,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, हमारे पास बहुत बिजली है, हम आपको दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वो बिजली नहीं ली और इन्हीं की हुकूमत थी। हमने भी उनसे सवाल किए थे कि आप ईरान से बिजली ख़रीद लें तो आपको क्या मसला है, आप किसी और मुल्क से ख़रीद लें बिजली, आपको क्या मसला, आप महंगी बिजली जो है वो क्यों ले रहे हैं। महंगी बिजली उन्होंने ले ली। और फिर ये कि आपके पास आसान वसूली का तरीका, टैक्स से आप आसानी से वसूल नहीं कर सकते, आप सेठ से, माफिया से और कारोबारी लोगों से आप जो है वो नहीं कर सकते। ये आसान तरीका है कि आम आदमी की जेब तक चला जाता है ये। इससे आप अपने टैक्सेशन का ये डालकर, महंगाई करके और लोगों को यहाँ से आप पैसे निकाल कर डालकर अपने अपने रेवेन्यूज़ जो हैं वो आप ठीक करते हैं। ठीक करने का यही तरीका है, या तेल महंगा कर दें, या पेट्रोल महंगा कर दें, या आप डीजल महंगा कर दें, या बिजली महंगी कर दें। इन तरीक़ों से आप अपनी अर्निंग्स करते हैं और अपने बजट को, आपका बजट तो वैसे ही बहरान का, डेफिसिट का बजट है आपके पास, तो बजट पेश करते हुए आपको 1000 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जो आपके पास फंड नहीं होते हैं। आपको तो अभी वो जो आपने कर्जे लिए हैं रिसेंटली, उन कर्जों का सूद तक आप दे नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, यही कुछ करने हैं आप। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो हमारे दीगर पैनल हवाले से राय लेंगे। वेलकम बैक। शहजादा साहब की जानिब चलते हैं। शहजादा साहब, ये जो बिजली का इजाफा अभी हुआ है, ईद बिल्कुल सर पे है, तो किस तरह से देख रहे हैं इसको?
देखिए अभी तो आम लोग से अगर आप बात करें, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जब एक इंसान मायूस हो और मुसीबतें एकदम उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाएं तो फिर वो बेहिस भी हो जाता है। अब बिजली की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। तमाम दुनिया में यह है कि आप आमदन को, लोगों की आमदन क्या है, शरह आमदन क्या है लोगों की, उसको देखते हुए आप चीज़ों को आगे उसका तयन करते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ बोझ डालें एक आम सारिफ पे, उसके बाद फिर वो रास्ते तलाश करते हैं करप्शन के। बिजली चोरी हो गई, गैस चोरी हो गई, पेट्रोल का जो है सरकारी डिपार्टमेंट में जो है वो आपके जो ड्राइवर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो इंचार्ज हैं, वो पेट्रोल पंप से जो है वो अपनी अपने हिस्से का पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, और ये चीज़ें ज़्यादा खुल जाती हैं। इन चीज़ों को अगर आप तमाम चीज़ों को रोक तो सकते नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप रोकेंगे तो लोग सड़कों में आते। हमारे बड़े कहते थे कि 4 आना चीनी महंगी हुई थी, अयूब खान के दौर में लोग सड़कों पे आ गए थे। और साथ में उनका तज्जिया ये भी है, वो हमें बताते हैं कि उस वक्त लोगों के करप्शन के ज़राए इस तरह से नहीं थे, तो लोगों के बस से बाहर हो गया था और लोग आए। आज आप चीज़ों को देख लें, इतनी महंगी हो गई, आटा कहाँ है, चीनी कहाँ है, दूसरी चीज़ें कहाँ हैं, खुर्द नोश, और एक सारिफ के लिए जो है, कंज्यूमर्स के लिए जो है, क्यों लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। आज तो दुगनी कीमत में चीज़ें ऐसा लगता है कि मुझे इसके बाद ये आगे चीज़ें इस तरह बढ़ रही हैं। लोग कहते हैं शायद लोग कहते हैं आम आदमी के पास पैसा नहीं है, लेकिन आप ईद का रश देख लें, बाज़ार में जाके देख लें, वो सारी गाड़ियों वाले नहीं हैं, उसमें कहीं से कोई सिपाही को भी, चपरासी को भी, क्लर्क को भी कहीं ना कहीं से पैसे कुछ ना कुछ वो हैं। जी एहतशाम साहब क्विकली। देखिए बात ये कि ये जो परसेप्शन है आमना बड़ा ख़तरनाक होता है कि रियासत जो है ना वो लूट रही है। देखें आप, ये ख़ास तौर पे स्टेट कॉरपोरेशन की जब तक इनको प्राइवेटाइज नहीं करते, डिस्कोज हैं, जिनकोज हैं, अभी आप मुझे बताएं कि ये अपने लॉसेस ख़त्म नहीं करते, चोरी अपनी ख़त्म नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस नहीं, इनको बेहतरीन तरीका मिला हुआ है कि आप पे मुझ पर वोट डालें। और ये आप देख लें 70% से ज़्यादा बिजली बढ़ चुकी है और तकरीबन 9.5% गैस में इजाफा हो चुका है। और आए दिन के हवाले से महंगाई जो है, मेरा कंसर्न आमना ये है कि हमेशा ये होता है कि फसलें ख़ास तौर पर फल और सब्ज़ियाँ ये थोड़े दिनों बाद नीचे आ जाती हैं। अब मेरा ये है कि ये एक दफ़ा जहाँ पर आकर मसलन देखें, प्याज आज भी 300, 350 रुपये, 360 रुपये बिक रहा है। अगले दिन मैंने तरबूज लिया, वो कभी पाकिस्तान की तारीख में 30-35 से ऊपर नहीं था, 200 रुपये से शुरू होते हैं जी। तो सवाल ये है कि जी कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मार्केट वो नहीं है, कमेटीज़ नहीं है, कोई जिसको कहते हैं मिडल मैन का रोल आड़ती का वो ख़त्म नहीं किया गया। नतीजा ये खाने पीने की चीज़ें मुसीबत बनी है। जहाँ तक बिजली और गैस का, ये तो जब तक आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे। और ये महकमों में जो लोग बैठे हैं, जहाँ 5,000 की ज़रूरत है, आप देखें वहाँ पर 20,000 लोग बैठे हैं। PI में कहा जाता है 10,000 से 8,000 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर 30,000 से लोग ज़्यादा, शायद इससे भी ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि ये रियासत को सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है। आखिरी बात यह कि हमारे मुल्क में ये तो थर्मल लॉबी है ना, ये जो लूट रही है ना, ये IPPs वाले, ये आइडल को आने नहीं देते कि कितना पानी आपका मौजूद है, और दूसरे शमसी तवानाई ज़राए उनको आने नहीं देते। और ये थर्मल लॉबी धड़ाधड़ आपको लूट रही है बैठ के। इनके अपने बंदा है, निशात चुनिया वाले हैं, फलाने हैं, जितने टॉप के इस वक्त पॉलिटिशियन हैं, उनके रिश्तेदार बहन भाई जो है ना वो इनको चला रहे होते हैं। तो बड़ी बदकिस्मती है कि इनको रोकने के लिए मेरा ख्याल है ये क्या चाहते हैं लोग आके सड़कों पर इनके गिरबान पकड़ेंगे, पार्लियामेंट में धावा बोलेंगे। ये मेरा ख्याल है ज्यादती कर रहे लोगों के साथ, उनका निवाला भी मुँह से छीन लें। ये जो इजाफी वसूली अप्रैल के बिल्स में वसूल की जाएगी, डॉक्टर साहब जिस महीने का बिल अदा किए हुए हमें 2 महीने गुजर गए हैं, फरवरी का, उसके इजाफी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं इस बार। ये देखिए आपने जो सवाल पूछा है उसी पे चलते। एक तो आपने पूछा है त्यौहार का, तो पाकिस्तानी कौम बदतरीन मुसलमान कौम है जो अपने त्यौहार में अपने ही मुसलमान भाइयों को लूटती है और गैर मुज़िब लोग जो हैं वो आसानियाँ पैदा करते हैं। एक दूसरा ये है कि जो नर्ख में इजाफा हो रहा है बिजली का, देखिए IMF ने आपसे जो एग्रीमेंट किया उसमें उसने कहा है सर्कुलर डेट कम करें। मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये आपके लोगों को क्यों हो रहा है ये। सर्कुलर डेट कम करें, और सर्कुलर डेट कम करने का 2 ही तरीक़ाकार है भाई, या तो आप चोरी ख़त्म करें या आप नर्ख बढ़ाएं। हुकूमत पाकिस्तान ने एग्री किया कि चोरी तो हम क्या ख़त्म करेंगे, हम नर्ख बढ़ा देते हैं। तो भैया हर 6 महीने में आपको गैस का नर्ख बनाना है और रेगुलर बुनियादों पे आपको बिजली का नर्ख बनाना है। ये आप एग्री कर चुके हैं। आप पूछ रही थी ना क्यों, तो ये एग्री किया हुआ आपने। अब आइए थोड़ा सा एक कंपैरिजन देता हूँ।
एवरेज माहाना औसतन आमदनी और बिजली की यूनिट मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से इंडिया को ले लेते हैं, 1,72,000 जो है वो उनका एवरेज है आमदनी, और बिजली की फी यूनिट है 2.30। बांग्लादेश है 45,000 और उनकी बिजली की फी यूनिट है 2.25। अफगानिस्तान है 9,000 एवरेज, 11.70 उनकी बिजली की फी यूनिट है। ईरान है 1,02,000 एवरेज और उसकी है 8.90 बिजली की फी यूनिट, और पाकिस्तान है 37,000 एवरेज और उसकी बिजली की यूनिट है 53.2। माशाल्लाह। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तमाम मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।